हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। होप्स हो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने हिंद यूनानी शासकों के बारे में पढ़ा था। आज हम शकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो को। सबसे पहले हम शकों के इतिहास को जानने के जो स्रोत है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर हम शकों की उत्पत्ति पे बात करेंगे और फिर हम शक जो कि मुख्य रूप से 4 शाखाओं में विभाजित थे उसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो को। सबसे पहले शकों के इतिहास को जानने के स्रोत। शकों के प्रारंभिक इतिहास को जानने के लिए हमें चीनी स्रोतों की सहायता लेनी पड़ती है जिनमें शकों के विवरण दिए गए हैं। सर्वप्रमुख बात करें तो पान उकृत सीए फांसु अर्थात प्रथम खान वंश का इतिहास। इसके अतिरिक्त खान एककृत हाउ हांसू यानी कि परवर्तीय हान शासकों का इतिहास। इन स्रोतों से हमें जो है यूची जाति के हूण पार्थियन तथा शकों के साथ युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। इन ग्रंथों में शकों के लिए सई वंश या सई वाग शब्द का प्रयोग किया गया है। शक नरेशों को भारत में क्षत्रप कहा जाता है। भारत में शासन करने वाले शक और पल्लव शासकों का ज्ञान हमें उनके लेखों तथा सिक्कों से प्राप्त होता है, जिनमें राजबुल का मथुरा सी शीर्ष स्तंभ लेख, सोडान का दान पात्र, नवपाल कालीन नासिक गुहालेख, नवपाल कालीन जुनार गुहालेख, उशाबदाद का गुहालेख, रुद्रदामन का कच्छ अभिलेख, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख जूनागढ़ में, गुंडो नरेश का तख्तेवाही लेख। इसके अतिरिक्त भारतीय साहित्यिक स्रोतों से भी हमें शक और पल्लव की जानकारी प्राप्त होती है। रामायण तथा महाभारत में यवन और पल्लव आदि विदेशी जातियों का शकों के साथ उल्लेख हुआ है। कात्यायन तथा पतंजलि भी शकों से परिचित थे। मनुस्मृति में भी हमें उनका उल्लेख पारस, द्रविड़, पल्लव आदि के साथ पाते हैं, देखने को मिलता है। पुराणों में शक, मुरुन तथा यवन का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त कई भारतीय ग्रंथ जैसे गांधी संहिता, विशाखदत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम, बाणभट्ट कृत हरिश्चरित, राजशेखर की काव्य मीमांसा आदि में हमें शकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैन ग्रंथों में कालकाचार्य कथानक में जैनी के ऊपर शकों के आक्रमणों का वर्णन है तथा विक्रमादित्य द्वारा शकों के हराने के विवरण दिए गए हैं। भारतीय साहित्य में शकों के प्रदेश को संसदीय तथा शकस्तान से पुकारा गया है। अब हम बात करेंगे शकों की उत्पत्ति। शक मूलतः सिरदरिया के उत्तर में निवास करते थे। यह एक खानाबदोश बर्बर जाति थी। चीनी ग्रंथों से पता चलता है कि लगभग 165 ईसा पूर्व यूची नामक एक अन्य जाति ने शकों को सिरदरिया के उत्तर स्थान से खदेड़ दिया और शक जो है सिरदरिया को पार करके बल्क यानी कि बैक्ट्रिया प्रदेश पहुँचे। यहीं पर इन्होंने यवनों को परास्त किया, परंतु यूची जाति ने यहाँ पर भी इनका पीछा किया तथा शक पुनः पराजित हुए और उन्हें बल्क का क्षेत्र छोड़ना पड़ा। यहीं से पराजित शक भिन्न भिन्न भागों में विभक्त हो गए, जिनकी एक शाखा दक्षिण की ओर गई तथा कीन पिंग कपिशा पर अधिकार कर लिया। दूसरी शाखा ईरान की ओर गई, जहां उन्हें शक्तिशाली पार्थियन शासकों से संघर्ष करना पड़ा। 2 पार्थियन राजाओं फरात तथा आर्तवान को पराजित कर ईरान तथा एरियाना प्रदेश पर अधिकार कर लिया। पहली शाखा जो दक्षिण की तरफ आई थी वह हेलमंड घाटी के आसपास बस गई। यह स्थान दक्षिणी अफगानिस्तान में पड़ता है। शकों के निवास के कारण इसे शकस्तान या सीस्तान कहा जाने लगा। यहाँ से एक शाखा कंधार तथा बोलन दर्रा होते हुए सिंधु घाटी तक पहुँच गई और सिंधु क्षेत्र को भी इन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया। शकों के निवास के कारण इस प्रदेश को शकद्वीप कहा जाने लगा। इसी प्रकार भारत के शक पूर्वी ईरान से होकर आए थे, जिन्होंने पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में यवन सत्ता को समाप्त किया। उत्तरापद तथा पश्चिमी भारत के बड़े भाग पर अपना अधिकार स्थापित किया। यहीं से जो है शकों की 4 शाखाएं तक्षशिला के क्षत्रप, मथुरा के क्षत्रप, महाराष्ट्र के शक क्षत्रप तथा उज्जैन के शक क्षत्रप के रूप में शासन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तक्षशिला के क्षत्रप। तक्षशिला के प्रारंभिक शक शासकों में माउस का नाम सर्वप्रथम है। सामान्यतः उसका समय 22 BC से 22 AD तक माना जाता है,
पश्चिमोत्तर प्रदेशों में उसके अनेक सिक्के मिलते हैं। उसकी पहचान तक्षशिला ताम्रपत्र में महाराजा मोक के रूप में भी हुई है। प्रोफेसर एक्टेकर का विचार है कि वह पहले पार्थियनों का सामंत था। पार्थियनों के कमज़ोर होने पर उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसके साम्राज्य में गंधार, पुष्कलावती, कपिशा, पूर्वी मथुरा सम्मिलित थे और उनका राजधानी क्षेत्र तक्षशिला था। मयूस के पश्चात एजस राजा हुआ। कुछ समय उसने अपने पिता के साथ राज्य किया, जिसके 2 प्रकार के सिक्के तक्षशिला से प्राप्त होते हैं, जिनमें एल्जीसेस नाम अंकित है। इसी शाखा ने लगभग 43 से 44 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद प्रायोटीस नामक एक व्यक्ति ने तक्षशिला पर अधिकार कर लिया तथा अपने आप को क्षत्रप घोषित कर लिया। अब हम बात करेंगे मथुरा के क्षत्रप। इस वंश में सबसे पहला रजुबुल अर्थात रजुबुल था, इसका पहला शासक, जिसने संभवतः पहले साकल पर भी राज्य किया था। एस्टेन कोनो ने उस वंश का इस प्रकार अनुमान किया है। रुजुबुल का नाम अभिलेखों तथा मुद्राओं से प्राप्त होता है। मोराक्रूप अभिलेख में उसे महाक्षत्रप कहा गया है, किंतु उसकी मुद्राओं पर प्राप्त लेख में उसे राजधिराज कहा गया है। रजबुल का उत्तराधिकारी सोडास था। अभिलेखों में भी उसे महाक्षत्रप कहा गया है। इसके अभिलेखों में दिए गए वर्षों को कुछ विद्वान शक और कुछ विक्रम संवत मानते हैं। इस मतभेद को मिटाने का साधन अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। इन क्षत्रपों के मूल देश के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कभी उन्हें पल्लव, कभी शक से आया हुआ बताया जाता है। संभवतः वे शक थे। फारस से होकर आने के कारण वे क्षत्रपीय शासक व्यवस्था से परिचित और उससे संबंध हो गए। इसके अतिरिक्त हगान और हगामस नामक 2 क्षत्रपों की भी मुद्राएं मथुरा से प्राप्त हुई है। अब हम बात करेंगे उज्जैन के क्षत्रप। उज्जैन में शासन करने वाले द्वितीय वंश के क्षत्रपों में कार्दम्क वंशीय चष्टन के पिता यशमोतिक का नाम सर्वप्रथम आता है। चष्टन का पुत्र जयदामन क्षत्रप था, किंतु संभवतः वह पिता के जीवनकाल में ही मर गया और उज्जैन पर चष्टन तथा रुद्रदामन ने सम्मिलित रूप से शासन किया। जूनागढ़ अभिलेख में महाक्षत्रप रुद्रदामन के संबंध में कहा गया है कि उसने महाक्षत्रप की उपाधि अर्जित की थी। रुद्रदामन प्रथम का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र दामघशद हुआ। उसके पश्चात दामघशद का पुत्र जीवनदामन तथा उसका भाई रुद्रसिंह प्रथम उत्तराधिकारी हुए। इसी रुद्रसिंह के समय आभीरों ने पश्चिमी क्षत्रों पर राज्य का कुछ भाग हड़प लिया था। रुद्रसिंह प्रथम के उत्तराधिकारी उसके 3 पुत्र रुद्रसेन प्रथम, संगदामन तथा दामसेन हुए। तदंतर दामसेन के 3 पुत्र यशोदामन, विजयसेन तथा दामजश्री महाक्षत्रप हुए। दामजश्री का उत्तराधिकारी उसका भतीजा रुद्रसेन द्वितीय हुआ। इसके पश्चात उसके पुत्र विश्वसिंह तथा भर्तृदामन हुए। इस वंश का अंतिम क्षत्रप रुद्रसिंह तृतीय हुआ, जिसने लगभग 366 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी के क्षत्रपों का अंत कर उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया और उनके सिक्कों के अनुकरण पर अपने सिक्के। अब हम बात करेंगे नासिक के क्षत्रप। भारत में उत्तरी क्षत्रप की बजाय पश्चिमी क्षत्रप अधिक प्रसिद्ध हुआ। इसका प्रथम केंद्र नासिक था। नासिक में क्षहरात परिवार शासन करता था। इस परिवार का प्रथम क्षत्रप भूमक था। नासिक महाराष्ट्र और काठियावाड़ में से प्राप्त अपने तांबे के सिक्कों में भूमक स्वयं को क्षत्रप कहता है, अतः महाराष्ट्र और काठियावाड़ भी उसके राज्य में शामिल थे। क्षहरात परिवार का सबसे महान शासक नहपाल था। नहपाल से संबंधित 7 अभिलेख और अजमेर से नासिक तक हजारों सिक्के मिले हैं। उनके अभिलेखों में 41 से 46 तक संभवतः शक संवत की तिथियां हैं।
इसलिए विद्वानों ने उनके राज्यकाल को 119 ईस्वी से 124 ईस्वी तक निर्धारित किया है। न्यायपाल ने अपने प्रारंभिक सिक्कों में स्वयं को क्षत्रप लिखा है, लेकिन 46 शक संवत के शिलालेख में यह स्वयं को माक्षत्रप कहता है। न्यायपाल के दामाद एवं सेनापति उशाबदात का एक लेख नासिक की एक गुफा की दीवार पर खुदा है। इससे न्यायपाल के राज्य की सीमाओं का पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसी के विवरण के अनुसार काठियावाड़, महाराष्ट्र और कोंकण अवश्य ही क्षत्रप न्यायपाल के राज्य में शामिल थे। संभवतः गुजरात तथा उज्जैन भी उसके राज्य में शामिल थे। उसने महाराष्ट्र का एक बड़े भूभाग सातवाहन राज्यों से छीना था। न्यायपाल के समय भड़ौच एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। इसके उत्तराधिकारियों के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी ने उसके बहुत सा प्रदेश जो है छीन लिया था। तो ये थे हमारे पास जो है शकों की 4 शाखाएँ, तक्षशिला के क्षत्रप, मथुरा के क्षत्रप, उज्जैन के क्षत्रप और नासिक के क्षत्रप। शक शासकों की एक शाखा अफगानिस्तान में और 4 शाखाएं भारत में थी। भारत में शकों की शाखाएं क्षत्रिय शाखाओं को 2 भागों में संगठित किया जाता है। जो उत्तरी क्षत्रप थे उसमें तक्षशिला एवं मथुरा, और जो पश्चिमी क्षत्रप थे उनके केंद्र नासिक एवं उज्जैन थे। तो होप करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह आगे की वीडियो में भी हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।